नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की बिहार की रणनीति की, बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, बात करेंगे पप्पू यादव की और बात करेंगे तेजस्वी यादव की। बात इसलिए करेंगे कि कई आपने देखा विगत लोकसभा चुनाव 2024 में कि एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जब राहुल गांधी को चुनना पड़ा, पप्पू यादव या तेजस्वी यादव, दोनों में से एक। तो ये पप्पू यादव को भी चुनना पड़ गया कि कांग्रेस पार्टी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े या न लड़े। तो अगर वैसी ही परिस्थिति, आज का मेरा सवाल है, आप दर्शकों से भी आग्रह है कि आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है, कि अगर राहुल गांधी को दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, तो राहुल गांधी क्या करेंगे एक विषय और आप क्या चाहते हैं ये दूसरा विषय। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं दोनों स्थितियों में राहुल गांधी को मिलने वाले लाभ और राहुल गांधी को मिलने वाला नुकसान, कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो राहुल गांधी अगर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो कांग्रेस को फायदा क्या होगा और कांग्रेस को घाटा क्या होगा, और राहुल गांधी अगर तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को अपने साथ रखकर अगर अपने बलबूते चुनाव लड़ते हैं बिहार में, तो राहुल गांधी खोएंगे क्या और पाएंगे क्या। तो हम इन दोनों परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे और आपसे आग्रह मैंने किया ही कि आप अपनी भावना बताइए। तो सबसे पहले हम सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी, जिसकी संभावना अधिक है कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ते हुए अब तक नहीं दिख रहे हैं। मन के अंदर क्या है, उनके मन के अंदर चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी पार्टी बनाया जाए, यह सच है। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उतना साहस नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको खुद पे विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी अपने बलबूते पर बिहार में मजबूत कर पाएंगे। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति ऐसी दिख रही है जहां राहुल गांधी भी दो नाव की सवारी करते हुए दिख रहे हैं। यह सच्चाई है। सच्चाई यह भी है कि वर्तमान परिस्थितियों में राहुल गांधी अगर तेजस्वी यादव के साथ होते हैं तो एक बात तय है कि राहुल गांधी अगर 50 से 60 सीट भी चुनाव लड़ते हैं अगर, तो वर्तमान जो परिस्थिति है, मेरे आकलन के अनुसार, हो सकता है मैं कल गलत साबित हो जाऊं, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति दिख रही है बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच, उसके अनुसार मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी 50% सीटें जीत सकती है। उस स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी को सीटें जो लड़ने को मिलेगी वो कांग्रेस की जो एक तरह से डेमोग्राफिकल डिविडेंड है, कांग्रेस की जहां जहां ताकत है उसके आधार पर अगर सीटें बटी तो कांग्रेस कम से कम 50% सीट आसानी से जीत सकती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आरजेडी, जैसे मेरे पास सूचना है, मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि मेरे अनुसार 52 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। आज के दिन में तेजस्वी यादव ने ऑफर किया है, अब कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है या नहीं करती है ये कहने अलग बात विषय है। तो अगर मेरा मानना है कि अगर 52 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस की पसंद के अनुसार, जैसे कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि जो सीमांचल का जो 24 सीट है उसमें से 16 से 18 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जाए, और अगर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से वहां लड़ती है तो 16 से 18 सीटों में से 10 सीट आराम से, मतलब 60% सीटें लगभग कांग्रेस पार्टी आराम से जीत सकती है। उसके अलावा जो सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उनमें कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोका है। अगर वैसी सीटों में भी अगर जैसे 15 सीटों का दावा कांग्रेस पार्टी का है कि 15 अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व और एक अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्व सीट है जो कटिहार में है, मनिहारी शायद, तो उन सीटों पर अभी वर्तमान में भी कांग्रेस जीती हुई है वहां से। तो ये सीटें अगर कांग्रेस पार्टी को मिलती है 16 सीटें, तो इन 16 सीटों में भी कांग्रेस पार्टी 10 सीटें जीत सकती है, ये मेरा मानना है। तो इस तरीके से लगभग अगर 52 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो कम मिनिमम लगभग 30 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, एक परिस्थिति है। दूसरी, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए सीटें जीतने के मामले में इससे बेहतर परिणाम नहीं हो सकता कुछ भी, दूसरा कोई रणनीति नहीं हो सकती कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर
चुनाव लड़े और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। और संभावना यही दिख रही है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार थके हुए दिख रहे हैं, हारे हुए दिख रहे हैं, पस्त दिख रहे हैं, नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी पे शक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अस्त व्यस्त है। आप मत मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी 2020 वाली नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 2020 में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा नेता हुआ करता था, सुशील मोदी, जो पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को संगठित करके रखते थे। अब वर्तमान में ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है प्रांत स्तर पर, राज्य स्तर पर, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिहार भर में एक सूत्र में बांध कर रख सके। और याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इस कैडर को बांधने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर ये कैडर तो है, ये रिएक्ट करेगा। अगर आप उस कैडर को पूछेंगे नहीं, उस कैडर की इज्जत नहीं करेंगे, तो वो रिएक्ट करेगा, आपको उल्टा नुकसान पहुंचाएगा, आपको हराने का काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में होने की संभावना भरपूर दिख रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े 3-4 नेताओं का अगर मैं नाम ले लूं तो इनका वो पहचान नहीं है, वो कद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार में जो 38 जिले हैं, उन 38 जिलों के कार्यकर्ताओं को ये एक सूत्र में बांध कर रख सके, जैसे सुशील मोदी रखा करते थे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि सरकार बनने की पूरी संभावना होगी। तो दूसरी बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए कि सरकार में आ जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। ठीक है, एक तो हो गई कि सीटें मिलेगी, 30 जीत सकती है कांग्रेस पार्टी अगर आरजेडी, अगर तेजस्वी यादव की शर्त के अनुसार ही, तेजस्वी यादव के प्रस्ताव के अनुसार ही 52 सीटों पे ही कांग्रेस लड़ती है, बशर्ते वो 52 कांग्रेस के पसंद की सीटें होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी 30 सीट जीत सकती है, मैं दोहरा रहा हूं। और दूसरी, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की पूरी संभावना होगी। ये दो फायदा है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि तेजस्वी यादव के रूप में एक और क्षत्रप देश की राजनीति में खड़ा होगा। आप देख रहे हैं कि देश की राजनीति में जितने भी क्षत्रप मजबूती से खड़े होते हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की जो सेकुलर राजनीति है उसके लिए कितने बड़े खतरा होते हैं। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल, आप देख लीजिए अखिलेश यादव, आप देख लीजिए ममता बनर्जी, तो वैसा 3 के बाद चौथा तेजस्वी यादव खड़ा होंगे। सबसे बड़ी डिमेरिट है एक, मतलब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में आप मान के चलिए कि एक और छत्रप जुड़ेगा, और ये छत्रप कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में कांटे बिछाएगा। क्लियर है? अब कांग्रेस पार्टी अगर अकेले लड़ती है, अगर 242 सीटें लड़ती है, या फिर आरजेडी से हटकर कोई तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास करती है कांग्रेस पार्टी, जो संभावना है, संभव है, क्योंकि बिहार में इतनी छोटी छोटी पार्टियां को का गठन यहाँ व्यक्तिवादी व्यक्ति के स्तर पर और उस व्यक्ति की जाति के स्तर पर पार्टियां बनी हुई हैं। और इधर विगत 10 वर्षों के अंदर आप देखेंगे अगर, तो उसकी गति बढ़ गई है। अब तो पान समाज की पार्टी, आईपी गुप्ता की पार्टी है, एक विद्यापति चंद्रवंशी है, उनकी पार्टी है, मतलब कहार जाति की पार्टी है। तो ऐसे कई छत्रप है जो 2, 4, 5 सीट के सहयोग से वो कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है मुकेश सहनी भी कांग्रेस के साथ आ जाए, ऐसा कुछ संभव है। आने वाले दिनों में हो सकता है कहीं नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाए, कहीं प्रशांत किशोर से कुछ माने अंडर द टेबल कोई सेटिंग चल जाए, कुछ भी संभव है। तो अगर तीसरा मोर्चा बनाने का कांग्रेस पार्टी प्रयास करती है और 30 के बदले 20 सीट भी जीत कर आती है कांग्रेस पार्टी, तो आने वाले, अगर तीसरा मोर्चा बना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, तो फिर यह विधानसभा त्रिशंकु होगी। किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा। याद रखिए, किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा। और जब किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा तो सरकार कौन बनाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं मिल सकता। कोई नहीं दे सकता कि सरकार का मुखिया कौन होगा, किस पार्टी का होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। संभव है, मेरा तो मानना है कि मुकेश सहनी जैसे छोटे प्लेयर भी कुछ भी कर सकते हैं। बिहार का ये इतिहास रहा है, लोग झारखंड का इतिहास बार बार याद करते हैं, मधु कोरा का। बिहार उससे पहले ये इतिहास बना चुका है, और जिन दिनों बनाया था उन दिनों झारखंड भी बिहार का अंग हुआ करता था। महामाया प्रसाद सिन्हा 1967 में अपनी पार्टी के अकेले विधायक थे और वो मुख्यमंत्री बने थे संवित सरकार के। तो इसीलिए बिहार का इतिहास है। तो इसीलिए बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आने वाले इस बार संभावना वही है कि हंग असेंबली होने की। खैर, तो ये
और लेकिन उसके बाद जो राजनीति होगी वो राजनीति होगी जो नरेंद्र मोदी के समक्ष राहुल गांधी एक विकल्प, एकमात्र विकल्प के रूप में खड़ा होना चाहते हैं, वो होगी अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में किसी भी तरीके से 20-25 सीट पर भी अगर यह सरकार किंग मेकर की स्थिति में भी पहुंच जाती है कांग्रेस पार्टी, कि कांग्रेस के समर्थन पर, कांग्रेस के ताकत पे अगर कोई सरकार बन गई तो आप मानकर चलिए कि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था वो दोबारा कांग्रेस में आ सकता है अगर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ बिहार की सत्ता से अगर दूर रखने में कामयाब हो गई। याद रखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की सत्ता से दूर रखने में कामयाब हो गई तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का कद राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बढ़ेगा। और ये दोनों दल अगर सत्ता से दूर होते हैं और उसका कारण कांग्रेस पार्टी बनती है अगर, तो आप तय मानकर चलिए कि राहुल गांधी एक सफल रणनीतिकार के रूप में देश में उभरेंगे और इसका असर न केवल 2029 के लोकसभा चुनाव में बल्कि 2026 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा, असम पर पड़ेगा। वैसे तमिलनाडु में और केरल में कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है, न कांग्रेस के सामने कोई विशेष बात है, चूंकि केरल में कांग्रेस का सत्ता में वापसी तय है। तमिलनाडु में डीएमके के पार्टनर के रूप में रहना उसकी मजबूरी है। पुंडुचेरी में उसका परिवर्तन हो सकता है, बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है, कांग्रेस वहां सरकार में आ सकती है। वैसे पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा राज्य है। तो ये 2029 और उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी किंग या किंग मेकर बनने की स्थिति में आती है, और उससे भी बड़ी बात है किंग और किंग मेकर, किंग नहीं भी बन सके, किंग मेकर बन जाती है और बीजेपी आरजेडी सत्ता से दूर होती है, तो जो कांग्रेस का वोटर बीजेपी और आरजेडी में चला गया वो कांग्रेस के पास वापस आ जाएगा। और ये ट्रेंड केवल बिहार को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगा। 2027 में परिणाम 2029 में दिखेगा जब राहुल गांधी आज की तुलना में बहुत अधिक मजबूत स्थिति में होंगे। तो ये लाभ है दोनों के साथ रहने का। अब रही बात पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में चुनने की, तो जो मैं सवाल शायद आपको जवाब मिल गया होगा, कांग्रेस के लिए वर्तमान और भविष्य में चुनने का सवाल है। को पप्पू यादव एक प्रतीक है कांग्रेस के भविष्य की राजनीति का। पप्पू यादव एक प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी क्या अपने पैरों पे बिहार में खड़ा होना चाहती है और फिर 2029 तक लगातार बिहार में की गई प्रयोग से प्राप्त जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष का उपयोग 2026 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में, 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में और अल्टीमेटली 29 में दिल्ली लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उस जो प्रयोगशाला से निकला हुआ जो निष्कर्ष है उसका उपयोग करके 29 की तैयारी कर पाती है। यह राहुल गांधी को तय करना है कि पप्पू यादव मतलब भविष्य, तेजस्वी यादव मतलब वर्तमान। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।